हाय गाइस, अगर आप लोग एसएसडी लेना चाहते हैं और अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप की स्टोरेज इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो मेरे पास आप लोग के लिए एक पूरी डिटेल्ड वीडियो है। आधे घंटे की। आई नो इट्स वेरी बिग, बट आप एक बार उस वीडियो को देखिए। आपके मन में जितने भी डाउट हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं एसएसडी को लेके, कुछ भी तरह का क्वेश्चन हो, मेरा हिसाब से आप उस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और अगर जस्ट इन केस कोई पॉइंट रह गया हो आउट ऑफ द ब्लू, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछिए, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। बट दैट वीडियो इज़ रियली इन्फॉर्मेटिव। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप देखेंगे। थैंक यू। तो मैं क्विकली सारे पॉइंट कवर करूंगा और उसके बाद आप मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखिए, जिसमें मैंने हर पॉइंट को एकदम डिटेल में बताया है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपको NVMe SSD चाहिए कि नहीं। सेटा तो नहीं चाहिए। अगर सेटा चाहिए तो उसके लिए कम्प्लीटली डिफरेंट वीडियो मैं बनाऊंगा। मैं ये वीडियो कम्प्लीटली सिर्फ NVMe SSDs के लिए है। किस तरह का कनेक्टर है, M.2 है कि B&M है। नॉर्मली M.2 टाइप का कनेक्टर आता है जिसमें वो अटैच होता है। उसके बाद उसमें कैश कौन सी यूज़ होती है, TLC, SLC, QLC, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बात किया है आगे। उसके बाद मैंने TBW के बारे में बात किया है, टेराबाइट्स रिटर्न के बारे में। उसके बाद मैंने वारंटी के बारे में बात किया है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जो अलग अलग वारंटी आती है। ब्रांड वैल्यूज़ के बारे में बात किया है, कैश किस तरीके से काम करती है। उसके बाद DRAM क्या होता है और DRAM कैसे कंसिडर करना है, कितनी DRAM होनी चाहिए। और फिर मैंने वो भी पॉइंट कवर किए हैं कि आपके सिस्टम के ऑल इन ऑल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपको कौन सी तरह की SSD, NVMe SSD लेनी चाहिए और कितने GB तक की SSD आपको चाहिए, और आपका यूज़ केस है तो आप कौन कौन सी SSDs ले सकते हैं। तो जितने भी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है। आप लोग एंड तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ये वीडियो देखने के बाद ये एक कोई गाइड बन जाएगी आपकी। कभी भी फ्यूचर में आप SSD लेंगे तो ये वीडियो के सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। रीज़न तो आप याद रखेंगे हमेशा, लेकिन बस ये पॉइंट स्टार्ट के हैं, ये हमेशा कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं ये बना भी देता हूँ यहाँ पे, आपको यहाँ लिख के आ जाएगा ये सारे पॉइंट कि आपको ये पॉइंट्स देख के चल लें। उसके बाद ठीक है, लेट्स एन्जॉय द वीडियो एंड दिस सेशन। आप अगर जैसा देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, मैंने अगर अमेज़ॉन पे गया तो इतने सारे तरह के आप देख सकते हैं, इतनी सारी SSD आ रही हैं। आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी लेने से पहले। तो सबसे पहले आपको देखना उसकी जनरेशन, Gen 3, Gen 4 या Gen 5, आप कौन से तरह की SSD लेना चाह रहे हैं। तो Gen 3 मोस्टली सब में कंपैटिबल होती है। अगर आपके में NVMe टाइप का M.2 टाइप का कनेक्टर है तो एक B&M टाइप की होती है, एक M.2 होती है। तो M.2 का मतलब होता है एक छोटी पिन होती है, एक बड़ी पिन होती है। तो अगर आपके में M.2 कनेक्टर है, जो कि पिछले 3 साल से सबसे ज़्यादा कॉमन हो गया है और B&M अब आता नहीं, तो M.2 कनेक्टर अगर आपके में आता है, और आई बिलीव Gen 3 सब में बेसिक एक सपोर्टेबल तो रहता ही है। उसके ऊपर अगर आप कोई SSD लेते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो डिवाइस है, जो लैपटॉप है, जो डेस्कटॉप है, वो सपोर्ट करता है कि नहीं। तो ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये देखने के बाद अगर आपने देख लिया कि आपके Gen 3 या Gen 4 या Gen 5 वॉट एवर इट सपोर्ट्स होता है, तो आप फिर अमेज़ॉन पे जाइए या MD कंप्यूटर्स पे जाइए। मैं दोनों का लिंक आपको भेज दूंगा। उसमें आप जाके Gen 4, जैसे इस केस में मैं देख रहा हूँ कि Gen 4 मार्केट में सबसे ज़्यादा कॉमन हो गई है और मोस्टली मार्केट में सबसे ज़्यादा कैप उसी का है। तो मैं Gen 4 का एग्जांपल लेकर चलता हूँ। तो आपने बोला कि मुझे 1 TB NVMe SSD चाहिए Gen 4 की, तो इसमें इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अब इतने सारे ऑप्शन में आप कैसे चूज़ करेंगे कि कौन सी आपको SSD लेनी है। तो जैसा कि आपने मेरा शॉर्ट देखा होगा, उसमें मैंने बहुत जल्दी जल्दी आपको बता दिए थे सारे पॉइंट्स कि ये होना चाहिए, वारंटी होना चाहिए, TBW होना चाहिए। आज उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, Gen 4 में सबसे पहला ऑप्शन आया है फैंसीयांग का, और वेस्टर्न डिजिटल है, वेस्टर्न डिजिटल क्रूशियल है, P3+ है। इन सारे SSD के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये मार्केट में आने वाली सबसे कॉमन SSDs हैं, बहुत बल्क में बिकती हैं। कोक्सिया हो गई, सिलिकॉन पावर हो गई। सिलिकॉन पावर ने तो मतलब डोमेस्टिक मार्केट में एकदम हर जगह फैला हुआ है। आप किसी भी शॉपकीपर के पास अगर जाएंगे तो आपको मोस्टली सिलिकॉन पावर या क्रूशियल और वेस्टर्न डिजिटल, इन्हीं की ब्रांड की आपको एडेटा की मिलेंगी। ठीक, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उस SSD के बारे में बात करूंगा जो सबसे चीपेस्ट आपको Gen 4 में मिल जाएगी, एंड इट इज़ ओके टाइप ऑफ SSD। तो ये Gen 4 आपको सबसे पहले देखना है कि Gen 4 X4 लिखा होना चाहिए अगर आप Gen 4 देख रहे हैं तो। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो NAND फ्लैश मेमोरी यूज़ हुई है, जो कैशिंग भी जिसको बोलते हैं, ये TLC टाइप की इसमें कैश यूज़ हुई है। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि TLC, QLC और SLC क्या होता है। सो SLC मीन्स सिंगल लेवल कैशिंग, TLC मतलब ट्रिपल लेवल कैशिंग, एंड QLC मीन्स क्वाड लेवल ऑफ कैशिंग। जितना लेयर आप कैशिंग पे इंक्रीज करते हैं उतनी उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, एंड रिलायबिलिटी भी फ्यूचर में उसी के हिसाब से कम हो जाती है। अगर आप बेस्ट कंज्यूम करना चाहते हैं तो आपके लिए SLC NAND फ्लैश होता है, बिकॉज उसमें एक बिट उस कैश के लिए डेडिकेटेड होता है।
TLC में अगर जाते हैं तो 3 बिट 1 बिट को डेडिकेटेड होता है, अगर आप QLC में जाते हैं तो 4 बिट 1 बिट को एलोकेट होता है। तो उसमें आप देख रहे हैं कि जो पैकिंग होती है कैश की, जिस तरीके से हम लोग माइक्रो कंट्रोलर डिज़ाइन करते हैं, तो आप SLC लें तो बेस्ट है, लेकिन SLC बहुत एक्सपेंसिव आती है, ठीक। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि आप मिनिमम TLC लीजिए, QLC तो मत लीजिए। मतलब ले लेंगे बुरा नहीं है, लेकिन आजकल TLC और QLC एकदम इंटरचेंजेबल वर्ड हो गया मार्केट में, सेम प्राइस पे मिलते हैं, तो वाई डोंट यू गो फॉर TLC विच इज़ द बेटर ऑप्शन। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये TLC के साथ है, 5000 Mbps की स्पीड मिलती है, 2280। द नेक्स्ट पॉइंट इज योर साइज ऑफ SSD। यही मैंने अपने शॉर्ट में बताया था, साइज ऑफ SSD 2280 मतलब 8 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है टोटल। ये आप देख रहे हैं, ये इसको लेंथ बोलते हैं, तो ये 8 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है। सेम इसी की एक छोटी वाली आती है 2230 करके, वो छोटी होती है लेंथ में, और वो यूजुअली जो आपके वाईफाई कार्ड होते हैं लैपटॉप में, उसकी जगह पे उसको यूज़ किया जाता है। तो हमने 2 पॉइंट के बारे में बात कर लिया, एक तो 3 पॉइंट के बारे में इनफैक्ट, एक M.2, एक 2280, और एक हमने कैशिंग के बारे में बात कर लिया। जनरेशन के बारे में हमने सबसे शुरू में बात कर लिया था कि Gen 3 है, Gen 4 है या Gen 5 है। तो हम अभी Gen 4 के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए Gen 4। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हम लोग ने मोस्टली सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। और 1 TB आप जानती हैं, ये तो स्टोरेज की आपकी कैपेसिटी है कि इतना 1 TB, 2 TB, 512 GB, 256 MB, ये 256 GB, ये तो आपका स्टोरेज हो गया। उसके बाद आता है NVMe। NVMe जो होता है वो एक तरह का इंटरफेस होता है। इंटरफेस का मतलब ये होता है कि जो हमारा CPU होता है वो अपने पेरिफेरल से कितने बड़े हाईवे पे बात कर रहा है। कहेंगे मतलब इसकी जो फर्स्ट जनरेशन थी वो सेटा थी, तो सेटा जो था उसका स्पीड बहुत कम होती है। मतलब अगर आप रियल सेंस से बात कर रहे हैं, अगर आपके पास सबसे अच्छी SSD हो तो 500 Mbps मेगाबाइट्स पर सेकेंड उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी। बट आज की डेट में जो NVMe स्टार्ट होती है वो मिनिमम 500 Mbps से स्टार्ट होती है, 500-700 Mbps से, एंड इट गोज ऑन अंटिल 12,000 Mbps और 12 Gbps। तो NVMe के बारे में भी हम लोग ने बात कर लिया, ठीक। द प्रोडक्ट सेक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। सो अगर आपको 1 TB की सबसे बेसिक SSD चाहिए तो क्योक्सिया की आप ये ले सकते हैं, और ये आपको तकरीबन 5,000 रुपये से लेकर 5,300 रुपीज़ के बीच में आपको 1 TB मिल जाएगी। और इसके बारे में अगर बात करूँ तो एक बहुत ही ओके टाइप की SSD है, 5 साल की वारंटी आती है, ठीक। और इससे रिलेटेड अगर हम लोग और डिटेल इसमें अगर ओपन करें तो अगला पॉइंट जो मैं कवर करना चाहूँगा वो होता है आपका TBW, टेराबाइट्स रिटन। ये बताता है कि आपकी SSD कितने टाइम तक चलेगी। तो उसके लिए मुझे दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा। तो ये पहला रिकमेंडेशन था, अगर आप 5,000 रुपये में आपको कोई SSD लेनी है तो आप सीधा आंख बंद करके ले लीजिए, बिल्कुल बेसिक सी अच्छी सी SSD है। उसके बाद उस SSD के बारे में बात करेंगे जो गलती से भी आपको नहीं लेनी है। आप शॉप पे जाएंगे, सबसे पहले आपको दुकान वाला बोलेगा ये लीजिए सर, क्रूशल है, ब्रांड बहुत बढ़िया है, P3 है, ले लीजिए। लेकिन ये आपको नहीं लेनी है। ये इसलिए नहीं लेनी है बिकॉज जो मैंने आपको पॉइंट पहले बताए उनको अगर आप कंसिडर करें तो इसके अंदर जो कैश यूज़ होती है वो QLC टाइप की कैश यूज़ होती है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल इसकी जो स्पीड है वो उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये PCI Gen 3 पे बेस्ड है। तो Gen 3 और Gen 4 आप ऑलरेडी एक जनरेशन लूज़ कर रहे हैं, तो ये तो आपको नहीं लेना है। आपकी इसकी स्पीड भी देख सकते हैं 3500 Mbps की स्पीड दिखा रहा है, तो इसकी स्पीड कम है, तो P3 नहीं लेना है, पर P3 प्लस लेना है, जो कि है ये वाली P3 प्लस। आप देख रहे हैं प्राइस में कितना कम फर्क है, 5359 एंड 5100, सिर्फ 239 रुपीज़ में आप बन सकते थे दुकान वाले के हाथों, लेकिन आप बच गए क्योंकि आपने मेरी वीडियो देख ली। तो आप देखिए आपको क्या क्या एडवांटेज मिल रहा है। एक तो सीधा आपकी स्पीड 3500 Mbps से बढ़ के 5000 Mbps पे हो जा रही है। सेकेंड ऑफ ऑल आप जनरेशन 3 से जनरेशन 4 पे स्विच कर रहे हैं। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। तो स्टार्टर के लिए मेरे पास 2 रिकमेंडेशन है, यही क्रूशल का P3 प्लस और ये क्योक्सिया की आपकी 1 TB की SSD। तो दोनों 5300 रुपीज़ के आसपास है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलूँ तो अगर नेक्स्ट देखा जाए तो आपका नेक्स्ट आएगा, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, इसको वापस एक्सपेंड कर देता हूँ, राइट। तो अभी मैंने आपको SLC, QLC, TLC के बारे में बताया था, आपको याद है। तो जो पुरानी हमने P3 प्लस और ये सब देखी, उसमें जो कैश यूज़ होती है वो QLC कैश यूज़ होती है और इसके अंदर TLC कैश यूज़ होती है। अब आप देखें अगर प्राइसिंग के बीच में डिफरेंस देखें तो 5300 रुपीज़ की वो थी P3 प्लस और ये है 6200 की, तो रफली 900 रुपीज़ बढ़ गया। बट 900 रुपीज़ बढ़ने में आपको क्या क्या बढ़ा है अब हम उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात, आपकी
QLC से आप TLC पे आ गए, तो इसका मतलब आपकी कैश इंप्रूव हो गया। मैं ये सब पॉइंट और डिटेल में आगे बताऊंगा। आप मेरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो मेरी गारंटी है कि वीडियो देखने के बाद किसी को अगर SSD या हार्ड डिस्क के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मेरी वीडियो देखने के बाद एकदम ऑल इन ऑल उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर TLC आती है कैश, ठीक, तो एक हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया। Gen 4 आती है, 5000 Mbps की स्पीड आती है, बट जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है दैट इज TBW। अब हम TBW के बारे में बात करेंगे, विच वॉज टेराबाइट्स रिटर्न, ठीक। TBW एंड्योरेंस, देयर इट इज। तो आप अगर 2 TB की SSD लेंगे तो आपको 1200 TBW मिलेगा, 1 TB लेंगे तो 600 TBW मिलेगा, 500 लेंगे तो इतना मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन में आपका टेराबाइट्स रिटर्न भी बढ़ता है, विच इज़ योर लाइफ स्पैन। अब TBW होता क्या है? TBW एक्चुअली ये होता है कि आपकी हार्ड डिस्क में आप कितनी बार कितनी GB तक राइट कर पाएंगे कंसिस्टेंटली विदाउट क्रैशिंग योर डेटा। तो अगर आपकी 1 TB की SSD है तो उसमें 600 टेराबाइट तक आप रीड एंड राइट उसमें बार बार कर सकते हैं। 600 के बाद ऐसा नहीं कि ख़राब हो जाएगी, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, कभी कोई डेटा क्रैश नहीं करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 200 है, और जो पिछली हम लोग P3 प्लस देख रहे थे जो कि बहुत अच्छी मार्केट में मानी जाती है, इसका सिर्फ 200 है। आप खुद चेक कर सकते हैं, 1 TB का 200 है, तो आपको 3 टाइम्स लाइफ टाइम बढ़ गई आपकी। मतलब जो आपकी SSD 5 साल या 6 साल चलने वाली थी वो अब पता नहीं कितना चलेगी, उतने में तो आप फेंक भी देंगे अपनी मशीन। तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप अगर अवेयर हैं तो आपको 100, 200, 300 रुपये बढ़ा के बहुत ही बेहतरीन चीज़ मिल सकती है, ठीक। तो एक वो थी मेरी गो टू रिकमेंडेशन। उसके बाद अब हम लोग ऊपर आते हैं SN770, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। बहुत ही बेहतरीन SSD है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यूज़ भी कर रहा हूँ और मैं अपने हर मशीन में लगाता भी हूँ। तो उसके बाद मैंने एक और SSD ख़रीदी थी, तो लिए 1.5 साल हो गए, इसको 1 साल हो गया लिए हुए। दिस वन XPG S70, ये मैंने मतलब स्टोर से लिया था, बाहर के किसी शॉप से, बिकॉज मुझे उस टाइम ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रही थी ये। तो मैंने सीधा 2 TB लिया था। 1 साल पहले ये 2 TB की ड्राइव मुझे ऑलमोस्ट मिल गई थी 9800 रुपीज़ की विद एडिशनल हीट सिंक। अब उसके बारे में हम लोग बात करें कि हीट सिंक क्यों देखा जाता है। तो हीट सिंक का पॉइंट अगर आप समझे तो अगर आपके पास Gen 3 की SSD है तो उस केस में हीट सिंक इतना मैटर नहीं करता। यहाँ आप देख रहे हैं Gen 4 की है, Gen 4 ऑनवर्ड्स थोड़ा सा हीट सिंक जो है इट कम्स इन टू प्ले। इसके बारे में आपको अगर बताऊँ तो Gen 3 में हीटिंग इतनी नहीं होती, बिकॉज उसकी स्पीड जो होती है वो 4 Gbps तक जाती है। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है हमारे डिवाइसेस पे लोड पड़ता है, तो उस केस में आप Gen 4 स्टार्टिंग ऑनवर्ड आपको देखना पड़ता है कितना हीट करती है आपकी। तो जितने भी कंट्रोलर्स होते हैं, जितनी भी NAND फ्लैशेस होते हैं, जितने भी अंदर आपके सब चीज़ें रहती हैं वो थोड़ा हीटअप हो जाती हैं। तो उस केस में ग्राफीन शीट तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है Gen 4 में। वैसे भी Gen 3 में आप कोई भी SSD लेंगे Gen 3 ऑनवर्ड्स, तो सब ब्रांड की जो SSDs होती हैं वो एक ब्रांड की शीट लगा के देती है, जिसमें प्रोडक्ट के बारे में सारी लिस्टिंग होती है, सब कुछ बताया जाता है। तो उस केस में वो लगी लगाई आती है। तो कुछ ऐसे ही होती हैं, कुछ एक डेडिकेटेड ग्राफीन शीट होती हैं। तो और कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जिनकी प्रीमियम SSDs में, अब आप कहेंगे कि अरे भाई एक 5000 रुपये की भी SSD है, एक ये 8000 रुपये की भी SSD है, ये तकरीबन 7 से 8000 रुपये की आती है, 7600 की आ रही है। और सैमसंग की एक 990 प्रो भी आती है 10-11 हज़ार रुपये की, फिर उसके ऊपर भी आती हैं 12-13 हज़ार रुपये की। ये हो क्या रहा है इनके साथ? तो हो एक्चुअली ये रहा है कि आपकी जो ड्राइव होती है उसकी एंड्योरेंस बढ़ जाती है, और जो आपकी छोटे ब्लॉक ऑफ फाइल होती हैं 2 KB, 4 KB, 10 KB, इतनी छोटी छोटी फाइल जो आप मूव करते हैं, तो जैसे जैसे आप एक्सपेंसिव SSD की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपकी SSD बहुत ही अच्छी परफॉर्म करेगी। व्हेन द वहाँ पे आता है कि जैसे जैसे आप छोटे फाइल साइज़ के साथ डील करना स्टार्ट करते हैं, तो जो ये सस्ती वाली SSDs होती है ना, ये आपका साथ छोड़ना शुरू कर देंगी। बट जो एक्सपेंसिव SSDs होती हैं ये अपनी स्पीड मेंटेन रखती हैं। अगर उन्होंने बोला है 4 Gbps तो 4 Gbps। बाकी जो SSDs आती हैं वो कहेंगी भाई हम तो 6000 8000 Mbps दे देंगे। लेकिन जहाँ आपने 2-4 KB की फ़ाइल को मूव करना शुरू किया, नॉर्मल यूज़र के लिए इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जैसे मैं हूँ या कोई प्रो यूज़र है, हम लोग कोई सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं और हम लोग को एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव पे इंस्टॉल्ड फाइल्स को इधर से उधर मूव करना है, तो जो इंस्टॉल्ड फाइल्स होती हैं वो यूजुअली DLLs, EXEs, वो छोटी छोटी फाइल्स होती हैं। तो उनको मूव करने में आपको पता चल जाएगा कि आपकी फ़ौरन स्पीड क्रैश होगी, नीचे आ जाएगी। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि ये अच्छी नहीं होती। ये प्रो ग्रेड के यूज़र जो होते हैं उनको देखना पड़ता है।
तो हम लोग हीट सिंक की बात कर रहे थे, तो हीट सिंक मतलब लगा हो अच्छी बात है, नहीं लगा हो तो पहले आप देख लीजिए कि उस एसएसडी में हीटिंग कितनी होती है। तो मैंने ये वाली एसएसडी लिया था 2 टीबी की। मेरे केस में मेरा बहुत ही हैवी यूजेज था। हम लोग एक डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और उसमें बहुत ही आखिर लेवल का क्वाड्रो ग्राफिक कार्ड था और एकदम आखिर लेवल का i9 प्रोसेसर था और मैं ये 2 टीबी की ड्राइव यूज़ कर रहा था। तो उस दौरान मैंने देखा कि हम लोग जब मॉडल लोड कर रहे थे, तो मेरा जो ग्राफिक कार्ड था वो 16 जीबी का था। उस पे डेटा लोड होता था, जाता था, आता था, जाता था। उस केस में वो ड्राइव थोड़ी-सी हीट अप करना स्टार्ट कर गई थी। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एसएसडीज़। उसके बाद भी इसमें थोड़ी-सी हीटिंग आने लगी थी। तो मैंने क्या किया कि इस कंपनी के साथ ये एल्यूमीनियम की हीट सिंक पहले से इंस्टॉल्ड आती है। तो मैंने शॉपकीपर से बात किया, मैंने कहा कि कैन यू प्लीज़ अरेंज अनदर एल्यूमिनियम हीट सिंक फॉर मी, क्योंकि मेरे एसएसडी ड्राइव में लगाने के बाद अगर मैं ऊपर से कोई हीट सिंक इंस्टॉल करता तो थोड़ा सा इशू हो रहा था स्पेस का। तो मैंने कहा ठीक है, एल्यूमिनियम ड्राइव मिल जाए। तो ही वॉज रियली हेल्पफुल इनफ। तो उन्होंने मुझे एक एल्यूमिनियम की वो वही जो उसकी हीट सिंक आप देख रहे हैं ये वाली, ये उन्होंने मुझे दे दी। मैंने इंस्टॉल कर लिया, दोनों तरफ लगा ली और बेहतरीन, कोई टेम्परेचर का इशू नहीं और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली। मेरी जो ड्राइव थी इट वॉज नेवर गोइंग इन दैट रेड जोन और इवन ऑरेंज जोन। इट वॉज कॉन्स्टेंटली इन दी वेरी गुड रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये है एक तो बेस्ट रिकमेंडेशन। एंड सेकंड बेस्ट रिकमेंडेशन अगर मैं करूँ तो टी फोर्स की कार्डिया। इसके अंदर ही बहुत सारी आती हैं लेकिन आपको देखना है Z440। ये अगर आपने मिस कर दिया तो आपसे गलती हो जाएगी, क्योंकि इसी का एक और आता है टीम ग्रुप का, वो 3500 Mbps वाली होगी, उसमें सब कुछ कम होगा। इसकी अगर आप TBW देखेंगे तो 1800 TBW। कैन यू प्रोसेस दिस? अब ये जो आप 1800 TBW देख रहे हैं ये 2 TB का है, तो ये थोड़े थोड़े मिसलीडिंग होते हैं, आपको देखना पड़ेगा। तो ये 1800 2 TB का, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करिए तो 900 TBW। तो कहाँ आपको P3 प्लस में 200 TBW मिल रहा था 1 TB में। फिर आप थोड़ा सा ऊपर आए, आप SN770 में आए और SN770 में आपको तकरीबन 500-600 के आसपास मिलने लगा। फिर सेम केस आप S70 में आए, जिसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे, वो भी 700-800 तक चला गया और ये अब 900 पे चला गया। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है लेकिन एफिशिएंसी कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल पर जाने लगती है। लेकिन फिर इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो फिर आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप और एक्सपेंसिव हार्ड डिस्क ले लेंगे तो आपको और बढ़िया स्पीड आने लगेगी, नहीं। मेरे हिसाब से दिस इज़ मोर देन इनफ। 5 Gbps से ऊपर, पहली बात तो आप कोई भी काम करेंगे, अगर आपके पास DDR5 रैम है और उस केस में आप 3500 Mbps की Gen 3 SSD भी यूज़ करते हैं और आपकी रैम 32 GB ऑनवर्ड्स या उसके ऊपर है, तो आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए Gen 3 भी बहुत है। लेकिन अगर आप Gen 4 में जा रहे हैं, आपको बहुत एक्सट्रीम काम करना है, उस केस में आप इस पॉइंट्स को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ग्राफीन लिखा हुआ है, इसी के बारे में बात कर रहा था। तो जो कंपनी होती हैं, कुछ कुछ कंपनी क्या करती हैं, वो खाली प्लास्टिक का स्टिकर और एक बहुत ही थिन एल्यूमिनियम शीट लगा देती हैं। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती हैं विच गो इवन वन स्टेप अहेड एंड वो लोग ग्राफीन शीट इंस्टॉल करते हैं। तो अगर आप ग्राफीन शीट लगा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। ये एल्युमिनियम जितनी अच्छी नहीं होती लेकिन ऑलमोस्ट एल्युमिनियम के बराबर होती है और ये स्पेस भी नहीं लेती, हालांकि एल्युमिनियम की शीट भी स्पेस नहीं लेती, बट दिस इज़ अ रियली गुड थिंग। ग्राफीन शीट से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप रिसेंटली देखेंगे कि जितने भी गेमिंग लैपटॉप आते हैं, अच्छे वाले गेमिंग लैपटॉप, मेरी एक वीडियो आएगी, वो पाइपलाइन में है ऑलरेडी, मैं उसमें रैम और एसएसडी अपग्रेड करने वाला दिखाऊंगा आपको। तो उसमें आप देखेंगे कि अब जितनी भी रैम और एसएसडी होती है ना, सबके ऊपर एक ग्राफीन शीट लगाई आती है। तो ग्राफीन होना बहुत अच्छी बात है इन शॉर्ट। उसके बाद हमने सारे पॉइंट्स को कवर किया। हमने बताया कि जेन क्या होता है, साइज़ क्या होती है और TLC, QLC और SLC क्या होती है। तो ये जो S70 वाली SSD है, ये SLC के साथ आती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि SLC, TLC और QLC कैसे काम करती है। तो जो SLC होती है उसका एंड्योरेंस सबसे ज़्यादा होता है, इसका मतलब आप उस पर हेविली रिलाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका TLC, उसके बाद आता है आपका QLC। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई बहुत अच्छे सीरीज़ के जो मोबाइल आते थे उसमें आप देखते होंगे 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, कुछ दिखाते थे, मैं नाम नहीं लूँगा, 64 मेगापिक्सल, 90 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल। आपने देखा होगा कि मेगापिक्सल बढ़ने से इतना कुछ हो नहीं रहा है। वो एक्चुअली होता क्या है कि वो क्वालिटी जो होती है, जो सेंसर होता है, उसकी क्वालिटी भी थोड़ी थोड़ी इन्फीरियर होती जाती है। सेम जो आपका कैश होता है, कैश को आप जितना लेयर पे पैक करते जाएंगे उतनी उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती जाएगी। मैंने आपको बहुत ही लेमैन में समझाया है, लेकिन अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में समझाऊं तो SLC जो होती है उसकी परफॉर्मेंस
बहुत अच्छी होती है और कंपेयर टू TLC एंड QLC, एंड उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, एंड उस कैश पे मेमोरी कंट्रोलर आँख बंद करके रिलाई करता है। दैट इज़ वन। अब हम लोग लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, विच इज़ डी रैम। डी रैम क्या होती है? तो SSD में एक चीज़ होती है डी रैम, वो ये होता है कि जैसे आपके सिस्टम में रैम होती है 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB, DDR3 DDR4 DDR5, तो जो SSD की जो रैम होती है वो एक तरह का, जैसे आपका SSD में एक तो स्टोरेज की यूनिट होती है, एक होता है आपका कंट्रोलर। तो कंट्रोलर का काम होता है ये पता लगाना कि भाई ये वाली इन्फॉर्मेशन कौन से ब्लॉक ऑफ मेमोरी मॉड्यूल में लगी हुई है। जैसे आप SSD को पलट के देखेंगे, उसमें कई सारे छोटे छोटे लगे होते हैं, आईसीज लगी होती हैं। तो कुछ कभी कभी कंपनीज क्या करती हैं कि छोटी छोटी आईसी बस बढ़ाती चली जाती हैं कि 500 GB की एक आईसी है और 4 लगा दो तो 2 TB हो जाएगी। दैट इज़ वन। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। वैसे ही आपका जो कंट्रोलर होता है उसका काम होता है कि आपके SSD के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखना, उसका मैनेजमेंट, उसको फेलियर से बचाना, उसको हीटिंग से बचाना, उसको कितनी स्पीड देनी है, बूस्ट देनी है, ओवरक्लॉक करना है, अंडर क्लॉक करना है, ये सारा काम कंट्रोलर का होता है। तो जब आपके SSD में डेडिकेटेड रैम होती है तो उस केस में क्या होता है कि जो छोटी छोटी फाइल साइज़ होती है ना, अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक पॉइंट आपसे डिस्कस किया था कि जो एक्सपेंसिव रैम होती है वो कंसिस्टेंटली अपनी स्पीड मेंटेन रखती है इवन दो फाइल साइज़ छोटा होता चला जाए। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है। तो आपके SSD में अगर डी रैम लगी हुई है, नॉट HBM हाई बैंडविड्थ मेमोरी, उसकी बात नहीं कर रहा, अगर आपके SSD में डी रैम लगी हुई है तो उस केस में क्या होता है कि जब सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये छोटी छोटी फाइल्स जो हैं बार बार मेरे SSD से निकल के रैम में जा रही है और रैम से निकल के SSD में जा रही है, तो वो उन तरह की छोटी फाइल को डी रैम में डाल देता है। और जो आपका डी रैम होता है वो आपके SSD का एक तरह का आप रजिस्टर या कैश मान सकते हैं। तो अगर आप बहुत टेक्निकल हैं तो आपको पता होगा कि जो फास्टेस्ट स्टोरेज मीडियम होता है वो होता है आपका रजिस्टर, और जो रजिस्टर होता है वो आपके CPU के कैश के अंदर होता है। ठीक, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ और मुझे ऑलमोस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैंने सब चीज़ें अंदर से देखी हैं, तो मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ। तो आपका जो डी रैम होता है उस केस में क्या करता है कि वो कुछ डेटा को ऑफलोड करके आपके डी रैम में उठा के डाल देता है। अब जब आपको उन चीज़ों की बार बार ज़रूरत पड़ती है तो वो उन डी रैम में से पिक करके आपके रैम में लोड करता है, फिर वो रैम से उठा के आपके CPU के कैश में डालता है। आपको एक पॉइंट और याद होगा, मैंने पहले बताया था अगर आपके पास DDR5 रैम है तो आपको Gen 4 के ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। बताया था वो, इसलिए बताया था कि अगर आपके पास DDR5 रैम है और बहुत ज़्यादा कैपेसिटी की रैम है, बहुत ज़्यादा बाई दैट आई मीन 64 GB 128 GB इतनी रैम है अगर आपके पास, तो उस केस में फिर आपको Gen 4 के ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज कोई भी चीज़ की अगर आपके CPU को रिक्वायरमेंट होगी वो सीधा उठा के आपके रैम में डाल देगा, और रैम को तो भाई साहब आप जानते ही हैं, रैम की स्पीड और SSD की स्पीड देयर इज़ नो मैच। DDR5 में अगर आप जाते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग होती है वो 4800 मेगाहर्ट्ज़ से होती है, और अगर आप स्पीड के टर्म्स में बात करें तो 20 Gbps से तो वहाँ शुरुआत होती है DDR5 में। तो आप एक नेक्स्ट टीयर ऑफ स्टोरेज पे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, तो उस केस में आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे पॉइंट आपको देखने पड़ेंगे SSD लेने से पहले। और मैंने आपको और भी बताया था कि वारंटी के बारे में, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो 3 साल की वारंटी देती हैं, कुछ 5 साल की वारंटी देती हैं, कुछ ऐसी हैं जो QLC पे आती हैं, कुछ TLC पे आती हैं, कुछ SLC पे आती हैं, कोई Gen 3 है, कोई Gen 4 है, कोई Gen 5 है, किसी की स्पीड 3500 Mbps है, किसी की स्पीड 5 Gbps है, किसी की 7 Gbps है, किसी की 12। ये पॉइंट भी आप अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद थोड़ा ना इस सीक्वेंशियल रीड राइट के बारे में बात कर लेते हैं। इस सीक्वेंशियल रीड राइट को अगर आप समझें तो ये होती हैं सीक्वेंशियल रीड राइट व्हेन योर फाइल साइज इज इन मेगाबाइट्स या कुछ हंड्रेड्स ऑफ मेगाबाइट्स। तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका डेटा होता है वो एक ही जगह पे सेव्ड होता है। आप ऐसे समझिए कि आपको अगर 1 GB की फाइल, सिंगल फाइल है, एक वीडियो फाइल है, लेट्स जस्ट अज्यूम 1 GB की फाइल है, उसको यहाँ से इस ड्राइव से उस ड्राइव में मूव करना है। तो नॉर्मली क्या होता है, आपका जो डेटा सेव होता है, अगर एक फाइल है तो सिस्टम क्या करता है कि उस 1 GB के डेटा को एक जगह पे ही स्टोर करके रखता है। ठीक, लेकिन अब अगर आपके पास 1 GB का डेटा है बट द फाइल साइज इज़ रियली स्मॉल, मतलब 10 MB के 10,000 फाइल पड़ी हुई है। ठीक, तो उस केस में क्या है, आप अगर मतलब 10,000 नहीं, मैं तो ज़्यादा बता दिया आपको, लेकिन अज्यूम 100 फाइल पड़ी हुई है, तो 10 MB 100 से मल्टीप्लाई करिए 1000 MB हो गया, विच इज़ इक्वलेंट टू 1 GB। तो आपकी 1 GB की एक एग्जाम्पल है कि आपकी 1 GB की एक फाइल है, और एक एग्जाम्पल है कि आपके पास 10 MB के 100 फाइल पड़े हुए हैं। तो अब वो जो 10 MB के फाइल हैं वो सीक्वेंशियली मेमोरी ब्लॉक में नहीं रखे हुए हैं, वो कोई यहाँ पड़ा है, कोई लखनऊ में है, कोई कानपुर में है, कोई हैदराबाद में है, कोई बैंगलोर में है, कोई मुंबई में है, कोई चेन्नई में।
ठीक? अब आप खुद बताइए कि आपके पास अगर आपके 4 दोस्त एक ही शहर में बैठे हुए हैं और आप उनसे कहें चलो ट्रिप पे चलते हो क्या? तो चारों लोग एक साथ उठ के चल पड़ेंगे। लेकिन अगर चारों अलग-अलग शहर में हो तो क्या होगा? उस केस में चारों कहेंगे नहीं भाई कोई कॉमन पॉइंट बनाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, फिर वहाँ से हम लोग वहाँ जाएँगे। समझे? सेम चीज़ भाई इसमें भी होती है कि जैसे-जैसे आपकी एक्सपेंसिव होती जाती है तो आपके पास जब डीरैम होता है, तो ये डीरैम वही है भाई। वो दोस्त याद है जिसके दोस्त पे सब लोग जाते हैं पहले 1 रात पहले और फिर वहाँ से निकलते हैं, ये वही डीरैम है। तो जो एक्सपेंसिव मेमोरीज़ होती हैं उसमें क्या होता है कि आपका डेटा उठ के पहले डीरैम की तरफ शिफ्ट होता है एंड फिर वहाँ से आगे फॉरवर्ड होता है। अगेन ये डिपेंड करता है आपकी डीरैम कितनी बड़ी है। अगर आपकी डीरैम बहुत छोटी है, फाइल रिक्वायर्ड बहुत बड़ी है, तो उस केस में डीरैम को सिंपली स्किप करके उसके ऊपर से निकल जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे और अगर मैं एंड में रिकमेंडेशन की बात करूँ, सबसे सिंपल आँख बंद करके S70 ले लीजिए, या अगर आपको ये वाली मिल पाए, अगर आपको ये कार्डिया की T-Force Z440 मिल पाए, अगर आपके नसीब और भाग खुले हों और ये मिल जाए आपको, तो ले लीजिए बस। जितना पैसा माँगे दे दीजिए, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे आता है मेरे हिसाब से 7,000 रुपये की आती है। जिस पॉइंट पे आती है इससे बेहतरीन SSD कोई भी नहीं है। कहीं पे भी आप जाके चेक कर लीजिए, किसी भी यूट्यूबर से बात कर लीजिए, किसी भी टेक्निकल इंसान से बात कर लीजिए, हर कोई यही कहेगा कि भाई इससे बेहतरीन कोई SSD 1 टीबी की आती नहीं। और अगर आती है, जिस प्राइस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, नहीं तो भाई 990 प्रो और ये सब भी आते हैं, ऑब्वियसली वो बहुत अच्छी है, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे आती है, इसको और S70 को बीट करना बहुत मुश्किल है। और अगर आपके पास 6,000 या 7,000 या 8,000 इस बजट में नहीं जाना, तो फिर आप सिंपली आप S70 ले लीजिए, SN770 बेहतरीन SSD। इसमें DRAM नहीं है, इसमें DRAM नहीं है, P3 प्लस में DRAM नहीं है, क्योक्शिया में नहीं है, बट इनमें है, इनमें है, इनमें DRAM मिलेगी आपको। ठीक? तो वही आप देख रहे हैं 1-1 हज़ार बढ़ता जा रहा है और फ़ायदा आपका बढ़ता चला जा रहा है आगे। तो ये थे सारे पॉइंट SSD लेने से पहले जो आपको देखने पड़ेंगे। उसके बाद अब आपको ये देखना है कि आपको उस SSD की ज़रूरत है भी कि नहीं। तो आज की डेट में 512 जीबी के SSD, 512 तो मिनिमम स्टोरेज है मार्केट में, मतलब आपकी कैसे भी आप रेगुलर यूजर्स हो, कुछ भी हो, तो 512 जीबी इज़ गुड। बट अगर आप कुछ अपने इन्फॉर्मेशन सेव करके रखना चाहते हैं तो मिनिमम 1 टीबी। अगर आप गेमर हैं, अगेन मिनिमम 1 टीबी। और अगर आप प्रो क्रिएटर हैं और आप बहुत तरह के डेटा अपने साथ डील करते हैं और आपको 1 टीबी के ऊपर डेटा रखना पड़ रहा है, मैं बता रहा हूँ आप पैसा वेस्ट मत करिए। सिंपल एक एक्सटर्नल SSD खरीदिए या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीद लीजिए। 400 Mbps की स्पीड आएगी, कभी कभी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप सिंपली अपना डेटा उधर से मूव करके उधर डाल लीजिए। वाई वेस्ट सो मच मनी। हाँ, पैसा बहुत ज़्यादा है, फेंकना है पैसा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। या हमें प्रैक्टिकलिटी से मतलब है, हमें हार्ड डिस्क लेके नहीं घूमना, कोई बात नहीं, बिल्कुल लीजिए, शौक से लीजिए। उसके बाद कुछ ब्लेंडर के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो इन्फीरियर SSD ले लेते हैं, कहते हैं अरे भाई बेहतरीन ब्रांड है, ले लो। मैं नाम नहीं लूँगा और ना मैं आपको दिखाऊंगा वो SSD, नहीं तो ब्रांड मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि आपने वो क्यों दिखा दिया। तो अगर मैंने उनका नाम नहीं लिया इस वीडियो में तो आप समझ जाइए कि वो नहीं लेना है, क्योंकि आज की डेट में 1 टीबी की यही सबसे बेस्ट SSDs हैं जिनके बारे में मैंने आपसे बात किया। कुछ रंगीन SSDs आती हैं कुछ नाम कलर के नाम से, एक्सेप्ट ब्लैक, तो वो लोअर टियर की होती हैं। जैसे ग्रीन आती हैं, मतलब ग्रीन कलर की सबसे लोएस्ट होती हैं, फिर आपकी ब्लू आती है, फिर आपकी ब्लैक सीरीज आती है। ये कंपनी के टर्म्स हैं कलर यूज़ करने के, टू नो कि आप कौन से टियर की SSD यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद कुछ कुछ SSDs जो होती हैं वो आपकी मतलब बहुत बढ़िया हीट भी नहीं करती, चलती भी अच्छी हैं। तो आपको यही देखना है कि जिसमें वारंटी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, जिसमें SLC कैश हो या एटलीस्ट TLC कैश हो, जिसमें टेराबाइट्स रिटर्न या TBW बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो, उतना अच्छा हमारे लिए। उसके बाद उसमें हीटिंग इश्यूज़ ना हो। किसी भी PC में या अच्छी वेबसाइट जाके चेक कर लीजिए कि उसकी हीटिंग परफॉर्मेंस कैसी है। और उसके बाद उसमें देखिए DRAM है कि नहीं। अगर DRAM है तो बहुत ही अच्छी बात है, आँख बंद करके ले लीजिए। और थोड़ा मोड़ा ट्रस्टवर्दी ब्रांड है कि नहीं, ये सारे पॉइंट ले लीजिए। तो मैंने ये सारे पॉइंट अपने शॉर्ट में कवर किए थे, लेकिन मैंने सोचा कि इसकी एक वीडियो बनाऊँ और आप लोग को पूरा डिटेल में बताऊँ कि SSD लेते कैसे हैं, क्या पॉइंट कंसिडर करते हैं और क्यों कंसिडर करते हैं और उनके पीछे का क्या रीज़न है। अब एक पॉइंट और रह गया, Gen 3, Gen 4 और Gen 5 बारे में बात कर लेते हैं। तो Gen 3, Gen 4, Gen 5 जो है वो NVMe जो आपकी बस पेरिफेरल है, ये उसके एक जनरेशन्स हैं। तो Gen 3 आपका पहले आया था, फिर Gen 4 आया, फिर Gen 5 आ गया। तो Gen 3 की जो बैंडविड्थ होती है वो Gen 4 से कम होती है और जो Gen 4 की बैंडविड्थ है वो Gen 5 से कम होती है। तो Gen 4 जो होता है आई थिंक वो पीक कर देता है तकरीबन
8000 Mbps के आसपास, और जो जेन 5 है वो पीक कर देता है अराउंड 15-16 Gbps तक। तो आपने सुना होगा कि ये ग्राफिक कार्ड है, इसको जेन 4 PCI NVMe स्लॉट में लगाना है। वो NVMe स्लॉट जो आप देखते हैं, सॉरी, जो आप PCI क्रॉस 16 स्लॉट, PCI क्रॉस 8 स्लॉट या PCI क्रॉस 4 स्लॉट, ये क्या होते हैं? वो यही होते हैं कि उनके अंदर लेन्स होती हैं, 4 लेन, 8 लेन, 16 लेन। जितनी लेन बढ़ेगी उतनी आपकी बैंडविड्थ बढ़ेगी। और फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा आपका CPU कौन सा है। ये मैं डेस्कटॉप के टर्म से बात करूँ, अगर आप डेस्कटॉप में कोई SSD लगाते हैं तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका CPU उतनी, मतलब उसके अंदर उतनी लेन्स हैं कि नहीं। 80 लेन है, 40 लेन है। अब पता चला आपने CPU लगा लिया बहुत ही नन्ना सा i3 10 जेन का लगा लिया, और आ गए उसमें 4 TB की 990 प्रो लगाने के लिए और बोल रहे स्पीड नहीं आ रही है। भाई कैसे आएगी? उसकी बैंडविड्थ ही नहीं है इतनी, तो कहाँ से आ जाएगी? तो हर चीज़ हैंड इन हैंड जाती है। तो आपकी SSD जो होती है दैट इज़ हैविली रिलायंट ऑन CPU, नॉट रैम। रैम अगर आपकी DDR3 हो, DDR4 हो या DDR5 हो, डजेंट रियली मैटर। लेकिन अगर आपका CPU बहुत अच्छा है और SSD बहुत अच्छी है तो उस केस में एक और पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है कि गेमिंग के लिए क्या सूटेबल होता है। गेमिंग के लिए SATA SSD लीजिए, जेन 3 लीजिए, जेन 4 लीजिए, जेन 5 लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक्सेप्ट गेम लोड टाइम। गेम आपका 4 सेकंड पहले लोड हो जाएगा। इसके अलावा गेमिंग परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप बहुत ज़्यादा गेम लाइब्रेरी डाउनलोड करके रखते हैं, सिंपली SATA SSD ले लीजिए, या अगर आपको एकदम SSD लेना ही लेना है NVMe वाली, तो जेन 3 ले लीजिए। ऊपर मत जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है। गेमिंग परफॉर्मेंस नहीं बढ़ने वाला। गेमिंग परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ GPU, CPU और रैम कंट्रोल करते हैं, इन दी ऑर्डर विच आई हैव टोल्ड। सबसे पहले GPU मैटर करता है, फिर आपका CPU, फिर उसके बाद आपकी रैम, फिर उसके बाद आपका चिपसेट, फिर उसके बाद आपकी स्टोरेज। तो ये ऑर्डर में है। तो पहले इनको फिक्स करते जाइए, लास्ट में नीचे आइए अगर आपके पास पैसा बचा है तो ये सारे पॉइंट थे। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। मुझे पता है ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था कि मैं चाहता था कि एक वीडियो में मैं वो सारे पॉइंट कवर कर लूँ जो इंसान को पता होने चाहिए कोई भी SSD लेने से पहले आज की डेट में, और फ्यूचर में भी अगर आपको SSD लेनी है तो बिल्कुल ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पॉइंट रह जाएगा जो आप मिस आउट कर रहे होंगे। तो आई रियली अप्रिशिएट अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है, एंड आई थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो दिस इज़ यासिर साइनिंग ऑफ। थैंक यू, थैंक्स फ्रॉम टेकटुक चैनल। बाय।